आज हम कक्षा 10 के पाठ नंबर 3 सेनापति का अनुवाद देखेंगे। इससे पहले कुछ पाठों के जो अनुवाद जारी किए जा चुके हैं हमारे चैनल द्वारा, आप जरूर देखिएगा। तो हिंदी मित्रों, बात करते हैं आज कक्षा 10 के पाठ नंबर 3 का सेनापति, जो कि सभी जानते हो कि सेनापति रीतिकाल के सुप्रसिद्ध प्रकृति वर्णन के लिए विख्यात कवि है, जिनकी कविताएं ऋतु वर्णन जो हमारे जो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में इससे संबंधित 4 कवित्त दिए गए हैं। आज हम उन चारों कवित्तों के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले हम पाठ परिचय जरूर पढ़ लेते हैं, क्योंकि पाठ परिचय विशेष महत्वपूर्ण होता है कि पाठ के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या उद्देश्य है कवि का। तो सेनापति जी की जो 2 प्रसिद्ध रचनाएं थी, काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर, तो कवित्त रत्नाकर से ये जो कवित्त जो इस पाठ्यक्रम में जो लिए गए हैं विशेष ध्यान रखिएगा। और बाकी जो पाठ परिचय में हम पढ़ेंगे, यहां प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों एवं उसके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। वसंत के वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया है। कवि ने ऋतु वसंत का सूक्ष्मता पूर्वक मानवीकरण किया है। बहुत ही सुंदर वर्णन कवित्व में किया गया बसंत ऋतु का। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल के वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना गया रंगीन उपवन सुगंधमय है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रहा है। शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता है। उसी तरह भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो धरती नैना विराम में सुखमय हो जाती है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान जो देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के सागे साकार कर दिया है। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है। सूरज का तेवर निस्तेज पड़ गया है। अलाव की आग को घेरकर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं। देश समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन ही सेनापति को कालजयी कवि बनाता है। तो मित्रों, बात करते हैं इनके जो कवित्तों के बारे में, जो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। इनके 2 कवित्तों का जो अनुवाद करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में इसके जो 2 बचे हुए कवित्त है उनका अनुवाद करेंगे। ये वीडियो ज्यादा बड़े ना हो, इसलिए इनको पार्ट में ही विभाजित किया जा रहा है, ताकि सभी के लिए विशेष सुविधा हो और अच्छी तरह से जो ये पाठ है ये कवर हो। तो हिंदी मित्रों, इससे पहले के भी कई पाठों के वीडियो जो जारी हो चुके हैं हमारे चैनल से, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेवें और अपने अन्य मित्रों को भी इसके बारे में जरूर जानकारी दें, ताकि हमारी ये मुहिम सभी हिंदी मित्रों तक पहुंच सके। चाहे वो अभ्यर्थी किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो या विद्यार्थी वर्ग से हो, कक्षा 9 से 12 तक के सभी के लिए ये जो पाठ है उपयोगी रहेंगे। तो ऋतु वर्णन में आज हम बात करेंगे इन कविताओं के बारे में।
तो सबसे पहले जो ये कवित जो वर्णन किया गया कवित का, यहां से मैं अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूं कि इसमें कवि सेनापति ने बसंत ऋतु का आगमन होता हुआ दिखाया गया है और बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा है, सभी ऋतुओं का राजा कहा है। एक राजा के द्वारा किस प्रकार आगमन हो रहा है, उसी प्रकार ऋतु का जो बसंत ऋतु का मानवीकरण किया गया है, बहुत ही सुंदर मानवीकरण बसंत ऋतु का। बसंत ऋतु के बारे में ही जो ये कवित की रचना की गई है। कवि क्या कहता है कि बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लह्यतु है। अब कवि यहां पर यह कहना चाहता है कि बरन बरन, बरन बरन का अर्थ होता है भिन्न भिन्न प्रकार से, तरु का अर्थ होता है पेड़, फूले फूल, उपवन उपवन, वन वन, सोई चतुरंग, चतुरंग क्या होता है, चार जिसके अंग, सेना के चार अंग होते हैं जिस प्रकार, जैसे हाथी, घोड़ा और रथ और पैदल यात्री, इस प्रकार चतुरंग शब्द जो यहाँ पे प्रयोग किया गया है इस शब्द का। संग दल, दल का अर्थ होता है सेना, लह्यतु है, अर्थात कवि सेनापति कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उपवन और वन में, उनमें फूल अर्थात बहुत ज्यादा फूल है वो लद गए हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों में फूल है जो अच्छी तरह से लद गए हैं। कहां पे, उपवन और वन में। सोई चतुरंग संग दल लह्यतु है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजा की चतुरंग सेना आ रही है, जैसे कोई राजा की चतुरंग सेना, मतलब चार अंगों सहित जो सेना है जो वो आ रही है, आगमन कर रही है। अब देखिए यहाँ पे तथ्य ध्यान रखिएगा कि कवि ने चतुरंग सेना किसको कहा है। ये जो वर्ण वर्ण विभिन्न प्रकार के जो तरु है, पेड़ है, जो उपवन वनों में पेड़ है, वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग फूलों के रंगों से अलग अलग लग रहे हैं। इस प्रकार उनको चतुरंग सेना माना गया है। जो पेड़ अलग अलग विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से युक्त पेड़ों को कवि ने चतुरंग सेना के रूप में मानवीकरण किया है। बंदी जिमी बोलत बीरद वीर, कोकिल है गुंजत मधुप गान, गुण गह्यतु है। और बंदी का अर्थ होता है जैसे चारण कवि, वाद कवि होते हैं जो यश का गान करते हैं राजाओं का। जिमी जिस प्रकार बोलत, बीरद, बीरद का अर्थ होता है यश, वीर का अर्थ है वीर, कोकिल का अर्थ होता है कोयल। और ऐसे लग रहा है जैसे कोकिल मतलब कोयल बंदी की भूमिका निभा रही है, बंदी कवि की भूमिका निभा रही है और राजा के यश का गान कर रही है। बीरद का अर्थ यश का गान कर रही है, ऐसा लग रहा है। गुंजत मधुप गान गुण गह्यतु है। और जो मधुप है, मधुप का अर्थ क्या होता है, भंवरा। जो भंवरा होता है वो गूंज रहा है, गान गुण गह्यतु है। और वो ऐसा कैसे लग रहा है जैसे संगीतकार हो, जैसे उसने क्या है कि गूंज गूंज कर संगीतकार की उपाधि ग्रहण कर लियो। गह्यतु का अर्थ होता है ग्रहण करना। ऐसे लग रहा है वो संगीतकार के रूप में जो उसने उपाधि ग्रहण कर लियो। आवे आस पास पुहुपन की सुबास सोई। और आसपास जो उपवन वन में पुहुपन का अर्थ होता है पुहुपन, फूलों की। पुहुप क्या होता है,
फूल का जो पर्यायवाची है, फूलों की सुबास सोई, सुबास का अर्थ होता है सुगंध। तो क्या है कि आसपास में फूलों की सुगंध आ रही है, सोने की सुगंध मांझ सनेरे हेतु है। और ऐसे लग रहा है जैसे जो ये फूलों की सुगंध है उनमें सोने की सुगंध ने भी अपना स्थान बना रखा है। मांझ का मतलब बीच में। अब देखो सोने की सुगंध किसके लिए प्रयोग किया है कवि ने इन शब्दों का? जो पीले फूल होते हैं जैसे सरसों वगैरह के, तो उनको सोने के जो फूल है सोने रूपी सुगंध के रूप में स्थान दिया है कवि ने। और कवि ने कहा है कि आसपास जैसे फूलों की सुगंध जो छाई हुई है उन्हीं के बीच सोने की सुगंध ने भी अपना स्थान बना लिया है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवंत वसंत ऋतुराज कहे तू है। कवि सेनापति ने क्या कहा है कि आज बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये जो वातावरण जो बहुत ही सुंदर लग रहा है, और सुख साज, और आज सुख ही सुख, आसपास में जो वातावरण है वो सुखी बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि आवत बसंत ऋतुराज कहिए तो है कि आज जो बसंत ऋतुराज है जो आज आ रहा है। तो हिंदी मित्रों, कवि सेनापति ने ये कवित्व है इसका बिल्कुल मानवीकरण किया गया है। एक राजा के रूप में बसंत को ऋतुराज के रूप में दिखाया गया है। इससे जो अगला कवित्व है, देखिए अगला कवित्व है जो इसमें सेनापति ने इस कवित्व में ग्रीष्म ऋतु के साथ वर्षा ऋतु का भी वर्णन कर दिया है और श्लेष अलंकार का भरपूर प्रयोग किया है इस कवित्व में। पहले हम इसका जो कवित्व का अर्थ देखेंगे गर्मी के संदर्भ में, और उसके बाद में इसी सेम कवित्व का अर्थ देखेंगे वर्षा के संदर्भ में। इस प्रकार जो ग्रीष्म के बाद जो वर्षा मतलब श्रावण जो मास होता है उसी के बारे में श्लेष अलंकार के माध्यम से कवि ने इसका अन्य अर्थ भी बताया है। देखें छिति अंबर जले है चारी ओर छोर। तो इसमें कवि क्या कह रहा है कि देखें छिति अंबर जले है चारी ओर छोर। छिति का अर्थ क्या होता है? धरती, और अंबर का अर्थ होता है आकाश, जले है का अर्थ होता है जल रहा है, चारी ओर चारों ओर। तो क्या है कि क्या दिखाई दे रहा है कि चारों ओर जो धरती और अंबर, धरती और आकाश में चारों ओर जल रहा है। धरती और आकाश चारों ओर जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का जो भयानक रूप जो दिखाया गया है उसी के संदर्भ में हम अर्थ ग्रहण करेंगे। उसके बाद में इसी कवित्व का हम वर्षा ऋतु के संदर्भ में अर्थ ग्रहण करेंगे। अब हम जो कर रहे हैं वो ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में कर रहे हैं। तीन तरबर सब ही को रूप हर्यो है। तीन का अर्थ क्या होता है? जैसे घास, और तरबर का अर्थ क्या होता है? पेड़ पौधे। सब ही को रूप हर्यो है, सभी का जो रूप है वो हर लिया गया है। मतलब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि घास और पेड़ पौधे वो बिल्कुल ही झुलस गए हैं, उनका रूप हर लिया गया है। किसके द्वारा? गर्मी के द्वारा। महाजर लागे ज्योति माधव की होती चले। महाजर, जर का अर्थ क्या होता है? वैसे तो जड़ी लगना होता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में इसका अर्थ हम यह देखेंगे ज्योति बाधव। ज्योति का मतलब प्रकाश, बाधव महीना होता है, वो इसके ग्रीष्म ऋतु के अर्थ में नहीं होगा। यहाँ पे बाधव का अर्थ है कि दावानल जो वन में लगने वाली आग है उसी के संदर्भ में किया गया है कि वन में ऐसे लग रहा है जैसे वन में आग लगने के कारण जो प्रकाश की जड़ी लग गई है।
जो प्रकाश की जड़ी सी हमें दिखाई दे रही है। वन में आग लगने से गर्मी ऋतु का जो वर्णन किया जा रहा है। जलद पवन तन सेक मानो प्रयोग है। यहां पर देखिए जलद, वैसे तो जलद का अर्थ क्या होता है? बादल होता है, बादल नहीं होता। यहां पर जो अर्थ लिया गया बादल के संदर्भ में नहीं लिया गया। यहां पर जो पवन है, जो तपती हुई पवन है, उसी के संदर्भ में अर्थ लिया गया है। वैसे जलद का अर्थ बादल ही होता है, लेकिन यहां पे इस कविता में इसका अर्थ यह नहीं लिया गया। आगे हम वर्षा ऋतु की बात करेंगे तो वहां पर जरूर ये जलद है वो बादल का रूप दिखाएगा। जलद पवन तन सेक मानो प्रयोग है। और जो तपती हुई हवा है उससे क्या है? ऐसे लग रहा है जैसे सेक लग रहा है, मतलब जिससे सिकाई होती है गर्मी में, तो उसी प्रकार सेक लग रहा है हमारे शरीर में, जो इतना ज्यादा सिकाई हो रही गर्मी की तपती हुई हवा से। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। दारुण का अर्थ क्या होता है? भयानक या कष्टदायक होता है। तरनी सूर्य, तरे नदी सुख पावे सब। तरे का अर्थ होता है नीचे। तो इतने भयानक जो गर्मी सूर्य की जो पड़ रही है उसके नीचे सभी लोग क्या है? नदी सुख पावे सब। सभी नदी में रहकर ही सुख पा रहे हैं, मतलब पानी के अंदर रहकर ही सुख पा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पानी के पास ही रह रहे हैं सभी लोग। श्री घन छाहे चाहे बोई चित धर्यो है। श्री घन, जो यहां पर क्या है कि घन छाहे, घन छाहे का मतलब बादल की छाहे, और श्री का अर्थ होता है ठंडी। चाहे बोई का मतलब चाहते हैं, चित धरे, अपना जो चित्त है, अपना जो हृदय है, अपना मन है, वो बादलों की छाया में, ठंडी बादलों की छाया में चाहते हैं। कौन? जो लोग है, सभी लोग क्या चाहते हैं कि बादलों की ठंडी छाया में भी अपने चित्त को, अपने हृदय को, अपने मन को रमाए रखे। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू। देखो सेनापति जी की कविताई की कला देखिए। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है कि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन के समान ही उन्होंने इसी कविता में क्या है? वर्षा ऋतु का भी वर्णन कर दिया है, ग्रीष्म ऋतु के समान ही। अब हमने जो अर्थ पढ़ा था इस कविता का गर्मी के संदर्भ में पढ़ा था, और अब वर्षा ऋतु के पक्ष में इसका अर्थ क्या होगा वो हम अभी देखेंगे। देखे क्षिति अंबर जले है चारों ओर छोर। तो धरती और आकाश में वर्षा ऋतु आने के कारण चारों ओर दूर दूर तक जल ही जल दिखाई दे रहा है। धरती और अंबर चारों दिशाओं में वर्षा ऋतु आने के बाद जल ही जल दिखाई दे रहा है। तीन तरबर सब ही को रूप हरियो है। घास और जो पेड़ पौधे सभी का रंग हरा हो गया है। जो घास, तीन का घास होता है, तरबर पेड़ पौधे सभी का रंग जो हरा हो गया, क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। अब देखिए यहाँ पे महाझर, जर का अर्थ क्या है? यहाँ पे जड़ी, वर्षा की जड़ी से लिया गया है, और भादव का, भादव जो भादवा महीना होता है उसके लिए कहा गया है। और वर्षा की जो बारी है वो जड़ी लगी हुई है, और ऐसा लग रहा है जैसे भादवे के मास में, महीने में बिजली चमकने का जो प्रकाश दिखाई दे रहा है। जो भादवे में बिजली चमकने का जो ज्योति का मतलब प्रकाश दिखाई दे रहा है। जलद पवन तन सेक मानो प्रयोग है। जलद पवन तन सेक मानो प्रयोग है। और अब क्या है? जलद का अर्थ यहाँ पे बादल लिया गया। जैसे बादलों को छूकर आने वाली जो पवन है, शीतल पवन है, उसके स्पर्श से, तन का मतलब शरीर, उसके सेक का मतलब स्पर्श से बड़ा शरीर को सुख मिल रहा है। कि बादलों से जो छूकर, बादलों को छूकर आने वाली जो ठंडी हवा है वो ऐसे लग रही है शरीर पर जैसे मान लो
हमें बहुत सारा सुख मिल रहा है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। दारुण का अर्थ भयानक या कष्टदायक पिछले जो अर्थ में लिया गया, यहाँ पे दारुण काठ की लकड़ी के लिए शब्द जो इस्तेमाल किया गया है। तरनी का अर्थ यहाँ पे नाव, तरे नदी सुख पावे सबका, कि अर्थात सभी लोग काठ की नावों से नदियों को पार करके आनंदित हो रहे हैं। जो काठ की जो नाव है, तरनी है, उससे जो तैर करके लोग नदी में आनंदित, जो पार करके नदी को आनंदित हो रहे हैं। श्री घन छाए चाहे बोई चित दरियो है, अर्थात सभी बादलों की शीतल छाया में रहना चाह रहे हैं। जो शीतल छाए हैं उसमें रहना चाह रहे हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू। अब देखिए चतुराई कवि सेनापति की कविता की कला की कि ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करे है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन जो करते हुए उसे वर्षा ऋतु का अपना रूप दे दिया है। बहुत ही सुंदर कविता का वर्णन सेनापति द्वारा। तो आज हम मित्रों इन दो कविताओं का जो अनुवाद, इस पे चर्चा की। अगले वीडियो में अगले जो दो बचे हुए कविता है उन पे चर्चा करेंगे, जो कि सावन के महीने के बारे में है, और एक जो शीत ऋतु के बारे में कविता है, उन पे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।